मैं विवेक एक बार फिर से आपका अपने वीडियो में स्वागत करते हैं। अगर आने वाले दिनों में आपको उत्तर प्रदेश पुलिस या बिहार पुलिस का एग्जाम देना तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम जीके के कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है या ऐसे के यहाँ से हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को, देखते हैं हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन है और उसको हम कैसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिला होगा जिसमें से बोला जा रहा है कि लकवा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। यहाँ हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला विटामिन ए, विटामिन B5, विटामिन डी, विटामिन B7। आपको बताना ये है कि लकवा रोग किस विटामिन की कमी के कारण देखने को मिलता है। बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात आएगी लकवा रोग की और पूछा जाएगा कि किस विटामिन की कमी के कारण देखने को मिलता है तो आपको बताना होगा कि लकवा रोग विटामिन B7 की कमी के कारण देखने को मिलता है। यहाँ पे बात है विटामिन ए, तो हम आपसे पूछे कि विटामिन ए की कमी से क्या रोग देखने को मिलता है तो आपको बताना होगा कि विटामिन ए की कमी की वजह से हमें अंधापन देखने को मिलता है। यहाँ पे बात है विटामिन B5 की, तो हम आपसे पूछे कि विटामिन B5 की कमी से क्या रोग देखने को मिलता है तो आपको दिमाग में रखना है थकान, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन हमें विटामिन B5 की कमी की वजह से देखने को मिलता है। यदि हम आपसे पूछे कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग देखने को मिलता है तो आपको बताना होगा कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हमें देखने को मिलता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए, अगर ये पॉइंट्स आप दिमाग में रखते हैं तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे पूछा था हमसे कि लकवा रोग किस विटामिन की कमी के कारण देखने को मिलता है तो आपको बताना होगा कि लकवा रोग विटामिन B7 की कमी की वजह से देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी देखने को मिला। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि गुलाम मस्जिद के संस्थापक कौन थे। यहाँ हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला बाबर, गियासुद्दीन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। आपको बताना ये है कि गुलाम मस्जिद के संस्थापक कौन देखने को मिलते हैं। बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात है कि गुलाम मस्जिद की तो यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन दिमाग में रखना होगा। पहला क्वेश्चन यही रखना होगा कि गुलाम मस्जिद कब से कब तक देखने को मिलता है तो आपको बताना होगा गुलाम मस्जिद 1206 से 1290 ईस्वी तक देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछ दे कि गुलाम मस्जिद का संस्थापक कौन था तो आपको बताना होगा कि गुलाम मस्जिद का संस्थापक हमें कुतुबुद्दीन ऐबक देखने को मिलता है। यहाँ पे बात है बाबर की, तो बाबर से हमें ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। हमसे यदि पूछ दे कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था तो आपको बताना होगा कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछ दे कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था तो आपको बताना होगा कि तुगलक वंश का संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछ दे कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन देखने को मिलता है तो आपको बताना होगा कि खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी देखने को मिलता है। यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट बताया, अगर ये पॉइंट आप दिमाग में रखने हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे पूछा था हमसे कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था तो आपको बताना होगा कि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या देखने को मिला तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन सी देखने को मिला। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है। यहाँ हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला थायराइड, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, कैल्सिटोसिन। आपको बताना ये है कि रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है। बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है तो आपको बताना होगा कि रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कैल्सिटोसिन नामक हार्मोन नियंत्रित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिला तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी देखने को मिलेगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है। यहाँ हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला मेंडलीफ, हेनरी मोसले, न्यूलैंड और इनमें से कोई नहीं। आपको बताना ये है कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है। बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात आएगी आवर्त सारणी की और पूछा जाएगा कि इसके जनक किसे कहते हैं तो आपको बताना होगा कि आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ को कहा जाता है। यदि आपसे पूछ दे कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था तो आपको बताना होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोसले ने बनाया था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या देखने को मिला तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए देखने को मिला, जिसमें से पूछा ये गया था कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है तो आपको बताना होगा कि आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ को कहा जाता है। और यदि आपसे पूछ दे कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था तो आपको बताना होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोसले ने बनाया था। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय था। यहाँ हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग। आपको बताना ये है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन देखने को मिलते हैं। बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात आएगी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय की तो आपको बताना होगा कि लॉर्ड कैनिंग देखने को मिलते हैं। या हमसे पूछे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था तो आपको बताना होगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय हमें लॉर्ड कैनिंग देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो रहा है तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी देखने को मिला। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। यहाँ हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला वारेन हेस्टिंग, हेक्टर मुनरो, रॉबर्ट क्लाइव, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना ये है कि प्लासी की लड़ाई जो 1757 में लड़ी गई थी उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि प्लासी की लड़ाई जो 1757 में लड़ी गई थी इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था तो आपको बताना होगा कि रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। यहाँ से एक और क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। यदि आपसे पूछे कि बक्सर की
लड़ाई जो 1764 ईस्वी में लड़ी गई थी उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको बताना होगा कि जो बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में लड़ी गई थी उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन नंबर 6 पूछा था कि प्लासी की लड़ाई 1757 में लड़ी गई, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो रॉबर्ट क्लाइव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या देखने को मिला? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। यदि आपसे पूछे कि बक्सर की लड़ाई जो 1764 में लड़ी गई इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो आपको बताना होगा हेक्टर मुनरो ने। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या क्वेश्चन और उसको हम कैसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसमें उससे पूछा जा रहा है कि बक्सर के युद्ध जो 1764 में लड़ा गया था इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया। यहाँ हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला है 1984, 1971, 1976, 1951। आपको बताना ये है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम बार संशोधन कब किया गया था। बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम बार संशोधन कब किया गया था तो आपको बताना होगा कि प्रथम बार संशोधन 1976 में किया गया था। यदि आपसे पूछे कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम बार संशोधन कब किया गया था तो आपको बताना होगा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम बार संशोधन 1976 में किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी देखने को मिला। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। यहाँ हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। आपको बताना ये है कि नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में देखने को मिलता है। बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में देखने को मिलता है तो आपको बताना होगा कि नागार्जुन सागर बांध भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिला है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी देखने को मिला, जिसमें से पूछा यह गया था कि नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में देखने को मिलता है तो आपको बताना होगा कि आंध्र प्रदेश राज्य में देखने को मिलता है। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि किस मुगल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे। यहाँ हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला अकबर, औरंगजेब, शाह आलम, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना ये है कि किस मुगल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति देखने को मिलते हैं। बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे पूछे कि किस मुगल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति, आपको दिमाग में रखना है। यदि आपसे पूछे कि किस मुगल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे तो आपको बताना होगा कि औरंगजेब की सेना में सबसे अधिक हमें हिंदू सेनापति देखने को मिलते हैं। यदि आपसे पूछे कि किस मुगल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति देखने को मिलते हैं तो आपको बताना होगा कि औरंगजेब की सेना में सबसे अधिक हमें हिंदू सेनापति देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिला है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी देखने को मिल रहा है। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि किस मुगल बादशाह को आलमगीर कहा जाता था। यहाँ हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला हुमायूं, अकबर, औरंगजेब और शाहजहां। आपको बताना ये है कि किस मुगल बादशाह को आलमगीर के नाम से जाना जाता है। बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि किस मुगल बादशाह को आलमगीर के नाम से जाना जाता था तो आपको बताना होगा कि औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता था। यदि आपसे पूछे कि किस मुगल बादशाह को आलमगीर के नाम से जाना जाता था या आलमगीर कहते थे तो आपको बताना होगा कि औरंगजेब को हम आलमगीर के नाम से जानते थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिला? तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी देखने को मिला। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक जो आपको समझाया वो समझ में आया होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि मोहम्मद गजनवी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया। यहाँ हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला 15, 17, 10 और 0। आपको बताना ये है कि मोहम्मद गजनवी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था। बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात आएगी मोहम्मद गजनवी की और पूछा जाएगा कि भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था तो आपको बताना होगा कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। क्या? यदि आपसे पूछे कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था तो आपको बताना होगा कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था। आइए हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन सबको पता होगा। अगर ये क्वेश्चन सबको पता है तो इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। इसका क्या करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। यहाँ हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला केन नदी पर, रिहंद नदी पर, बेतवा नदी पर, गंगा नदी पर। आपको बताना ये है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पे हमें देखने को मिलता है या किस नदी पर देखने को मिलता है, बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं, जब भी बात आएगी रानी लक्ष्मीबाई बांध की पूछा जाएगा कि किस नदी पे है तो आपको बताना होगा कि बेतवा नदी पे देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी देखने को मिला है, जिसमें से पूछा गया था कि रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पे देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा कि बेतवा नदी पे देखने को मिलता है। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। यहाँ हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला हवा, पानी, स्टील और लकड़ी। आपको बताना ये है कि निम्न में से किस में ध्वनि की गति सबसे अधिक देखने को मिलती है, बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं, जब भी पूछा जाए कि निम्न में से किस में ध्वनि की गति सबसे अधिक देखने को मिलती है या पूछा जाए कि ध्वनि की गति किस में सबसे अधिक देखने को मिलती है, तो आपको बताना होगा कि स्टील की में हमें ध्वनि की गति सबसे अधिक देखने को मिलती है। यदि आपसे पूछे कि किस में ध्वनि की गति सबसे अधिक देखने को मिलती है, तो आपको बताना होगा कि स्टील में हमें ध्वनि की गति सबसे अधिक देखने को मिलती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है। यहाँ हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, बेकिंग सोडा और इनमें से कोई नहीं। आपको बताना ये है कि मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी देखने को मिलता है, बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं, जब भी आपसे पूछा जाए कि मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होगा, तो आपको बताना होगा कि बेकिंग सोडा से उपचार करना लाभकारी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिला, तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो रहा है। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई। यहाँ हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और सरस्वती। आपको बताना ये है कि वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित देखने को मिलती है, बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं, जब भी पूछा जाए कि वैदिक सभ्यता की और पूछा जाएगा कि यह किस नदी के तट पर विकसित हुआ है, तो आपको बताना होगा कि वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर विकसित देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछे कि वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है, तो आपको बताना होगा कि वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर विकसित देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिला, तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन डी देखने को मिला। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला भाग 15, भाग 20, भाग 22, भाग 25। आपको बताना ये है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग देखने को मिलते हैं, बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं, जब भी बात आएगी कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो आपको बताना होगा कि वर्तमान में भारतीय संविधान में हमें भाग 25 देखने को मिलते हैं। यहाँ से हमें 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछ दे कि मूल भारतीय संविधान में कितने भाग देखने को मिलते हैं, क्या पूछे? यदि आपसे पूछे कि मूल भारतीय संविधान में कितने भाग देखने को मिलते हैं, तो आपको बताना होगा कि 22 भाग देखने को मिलते हैं। यदि आपसे पूछे कि मूल भारतीय संविधान में अनुसूचियां कितना देखने को मिलती हैं, तो आपको बताना होगा कि अनुसूचियां में 8 देखने को मिलते हैं। यदि आपसे पूछे कि मूल भारतीय संविधान में आर्टिकल या अनुच्छेद कितना देखने को मिलते हैं, तो आपको बताना होगा 395 देखने को मिलते हैं। यदि आपसे पूछे कि वर्तमान में कितने भाग देखने को मिलते हैं, तो आपको बताना होगा कि वर्तमान में हमें 25 भाग देखने को मिलते हैं। यदि आपसे पूछे कि वर्तमान में अनुसूचियां कितना देखने को मिलते हैं, तो आपको बताना होगा कि वर्तमान में अनुसूचियां 12 देखने को मिलते हैं। यदि आपसे पूछे कि वर्तमान में आर्टिकल या अनुच्छेद कितना देखने को मिलते हैं, तो आपको बताना होगा आर्टिकल या अनुच्छेद में 395 ही देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिला, तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी देखने को मिलेगा, जिसमें से पूछा गया था कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग देखने को मिल रहे हैं, तो आपको बताना होगा कि वर्तमान में भारतीय संविधान में हमें 25 भाग देखने को मिलते हैं। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था। यहाँ हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला 1927, 1905, 1919, 1947। आपको बताना ये है कि रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था, बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं, जब भी बात आएगी रॉलेट एक्ट की, तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन एग्जाम देखने को मिल सकता है। पहला क्वेश्चन ये देखने को मिल सकता है कि हमसे पूछ सकता है कि रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था, तो आपको एक डेट याद रखना 18 मार्च 1919। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो किसके विरोध में हुआ था, तो आपको बताना होगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। यहाँ से एक और क्वेश्चन ये बन सकता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो आपको बताना होगा 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड देखने को मिला था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिला था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, जिसमें से पूछा यह गया था कि रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था, तो आपको बताना होगा कि रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को लागू किया गया था। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि प्रथम चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला है हर्षवर्धन, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त द्वितीय और बिंदुसार। आपको बताना ये है कि प्रथम चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात आएगी प्रथम चीनी यात्री फायान की और पूछा जाएगा कि किसके शासनकाल में भारत आया था, तो आपको बताना होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में देखने को मिलता है। यदि यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ दे कि हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो आपको बताना होगा कि हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो ये रहा आज का टोटल 20 क्वेश्चन। अगर ये 20 क्वेश्चन आप दिमाग में रखते हैं तो यहाँ से जो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट एंड कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।